हेलो फ्रेंड्स, डोरिका दिस साइड। आज का वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है। आज का वीडियो हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई बिगिनर है जिनको फंडामेंटल एनालिसिस अभी इतनी डिटेल में नहीं पता है और अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, लेकिन उनको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, तो मेन कौन से पैरामीटर्स हैं और वो पैरामीटर्स को किस तरह से हमें चेक करना चाहिए वो हम देखेंगे। दैन द सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू। आपने मुझे किसी ने कहीं पे पूछा था कि मेरे स्क्रीनर के ऊपर जो फेयर वैल्यू का एक पैरामीटर मैंने ऐड किया है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको कैसे ऐड करते हैं, तो वो देखेंगे। और लास्ट थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ कि कुछ स्टॉक साइक्लिकल होते हैं, राइट। तो हमें साइक्लिकल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, या तो अगर हमें करनी है तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट बिगिनर्स के लिए है एंड सेकंड थर्ड पार्ट हम सभी के लिए है, राइट। तो आपसे यही आशा है कि आप फर्स्ट से एंड तक शांति से पूरा वीडियो देखेंगे। So let's start. Which are the basic parameters need to be checked while analyzing any stock? अगर कोई बिगिनर है जिनको कुछ भी नहीं पता है कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं फंडामेंटली, तो उनके लिए ये पार्ट है। अभी हम एग्जांपल के लिए डाबर इंडिया का देखेंगे। मैंने स्क्रीनर के ऊपर डाबर इंडिया का फंडामेंटल पूरा ओपन किया है। तो फंडामेंटल में हमें मेन चीज़ें जो है उसको कौन सी है और उसको कैसे देखना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट पेज ओपन होगा उसके ऊपर आपको कंपनी का मार्केट कैप, स्टॉक का पी, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, ये सब पैरामीटर्स दिखेंगे। तो मेनली हमें इसमें क्या देखना है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा 20 से ज़्यादा होना चाहिए। और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारा 15 से 20 के बीच में या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। तो डाबर इंडिया के केस में दोनों ओके हैं। अब इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि ROCE हमारा 20 से ज़्यादा होगा और ROE 15 से ज़्यादा होगा तो ओके है। लेकिन अगर ROE से ज़्यादा है, ROCE इज़ ग्रेटर देन ROE, देन इट इज़ अ गुड साइन। इट मीन्स द बिजनेस अर्न्स हाई रिटर्न विदाउट हैवी लेवरेज, तो ये एक अच्छा है। ROCE ज़्यादा है अगर ROE से। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि अगर हमारा ROE बहुत ज़्यादा है ROCE से, ROE बहुत ज़्यादा है ROCE से, सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ऐसे केस में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि ये यूजुअली हाई डेप्थ वाली कंपनी है, राइट। तो ROE से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ROCE से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा डीप में पॉइंट हो गया, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दैन द सेकंड वन इज़ प्लेज परसेंटेज। इसमें हमें प्रमोटर ने अपनी कितनी होल्डिंग प्लेजिंग में रखी है वो पता चलेगा। तो आइडियली हमें ऐसा ही प्रीफर करना चाहिए कि जिसमें 0% है, लेकिन अप टू 10% इज़ ओके। देन फेयर वैल्यू, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद ये पेज पे आप इतना ही देखोगे तो इट्स ओके। देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चार्ट वाला। तो इसमें हमें PE रेशियो के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसमें जो बीच में डॉटेड लाइन है दैट इज़ मीडियन PE। तो जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो अंडर वैल्यूड होना चाहिए। अंडर वैल्यूड मतलब उसका करंट PE मीडियन PE से कम होना चाहिए। और इसके लिए हम टाइम फ्रेम 5 ईयर्स से लेके 1 मंथ तक का देख सकते हैं। तो अभी डाबर इंडिया के केस में मीडियन PE कितना है हमारा, दिस इज़ द मीडियन PE वैल्यू, राइट। तो ये डॉटेड लाइन है वो मीडियन PE है 54.3 जितना, और अपना ये करंट PE अभी चल रहा है 50.5 जितना। तो 5 ईयर के टाइम फ्रेम में ये अंडर वैल्यूड है, 3 ईयर में भी अंडर वैल्यूड है, 1 ईयर में टू द पॉइंट है, इट्स ओके। 6 मंथ में अंडर वैल्यूड है, 1 मंथ में भी थोड़ा सा डाउन है। सो हमें ये पॉइंट देखना चाहिए कि मीडियन PE से करंट PE अपना नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाएगा। अगर ये मीडियन PE से ऊपर निकल जाएगा तो ये वापस यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो स्टॉक प्राइस में फॉल आ सकता है। सो इसके लिए बाय करते टाइम मीडियन PE से नीचे होना चाहिए। देन नेक्स्ट, ये सब नहीं देखोगे तो चलेगा, जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने की बजाय अगर हम उसका ईयरली देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वार्टर
हर क्वार्टर सेम नहीं रहेगा, पूरे साल में 4 क्वार्टर आएंगे तो अप डाउन चलता रहेगा। जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पूरे साल का, पूरे ईयर का डेटा मिलेगा, तो जो बीच की फ्लक्चुअलिटीज़ है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो हमें किसी भी कंपनी को एनालाइज करेंगे हम फंडामेंटली, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही देखना चाहिए, जो कि हमें ईयरली डेटा प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमें मेन क्या देखना चाहिए, तो सेल्स हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब ईयर बाय ईयर सेल्स बढ़नी चाहिए, राइट। तो ये केस में सेल्स बढ़ रही है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसका बढ़ता होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। ओपीएम परसेंटेज या तो स्टेडी होना चाहिए या तो बढ़ता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मार्च 24 में 10% है और मार्च 25 में अगर 5% हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। ड्रास्टिकली इंक्रीज भी थोड़ा कंसर्न का टॉपिक है और ड्रास्टिकली डिक्रीज भी। तो या तो स्टेडी होना चाहिए या तो धीरे धीरे बढ़ता होना चाहिए। देन आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखना है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही हमें पूरा पिक्चर क्लियर करेगी कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्चा निकाल रही है, कितना उसका कट हो रहा है, उसके बाद कंपनी के हाथ में कितने पैसे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो नेट प्रॉफिट भी हमें या तो स्टेडी चाहिए या तो इंक्रीजिंग चाहिए, राइट। तो ये केस में ठीक ठाक है, यहाँ पे बहुत कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ऐसा केस चलता है। देखिए, अब स्टॉक मार्केट में कुछ भी एकदम फिक्स नहीं होता है, राइट। 5 मतलब 5 ही, 10 मतलब 10 ही, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो इससे 100-200 करोड़ का ऊपर नीचे यहाँ पे चलेगा, एकदम रिजिड बन के हमें कुछ भी नहीं देखना है, राइट। उसके बाद ईपीएस, तो ईपीएस भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, थोड़ा बढ़ता होना चाहिए। तो ये पेज पे हमें जो कितने पैरामीटर्स देखने हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपीएम परसेंटेज और नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इतने पैरामीटर्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी की ये खासियत है कि ये इतने पैरामीटर्स बढ़ते रहने चाहिए इसमें। देन बैलेंस शीट में हमें 2 ही देखना है। क्या क्या देखना है, मेनली रिजर्व हमारा इंक्रीज होना चाहिए और बोरोइंग्स हमारे डिक्रीज होनी चाहिए। कंपनी के पास जो पैसे हैं वो बढ़ने चाहिए और जो लोन का अमाउंट है उसको इंटरेस्ट पे करना है वो डिक्रीज होना चाहिए, राइट। देन CWIP भी इम्पॉर्टेंट है। अगर CWIP फिनिश होगा तो वो फिक्स एसेट में जाएगा और उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी फिर उसके फर्दर ग्रोथ के लिए इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ये बिगिनर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको ये कंसिडर अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। आपको सिर्फ ये 2 पैरामीटर मेनली देखने हैं कि रिजर्व बढ़ता होना चाहिए और बोरोइंग घटती होनी चाहिए। देन कैश फ्लो का मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लेना, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देखना हो तो कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैश जनरेशन होती है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। ये नेगेटिव में नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट ये पॉजिटिव में चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टर्स में भी जो प्रमोटर, FII, DII और स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स मतलब जो पब्लिक का पोर्शन होगा, इसमें तो कोई नहीं है। पब्लिक में से जो HNIs होंगे उसको हमें बात करना है, माइनस करना है, तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आएंगे। देन प्रमोटर, FII, DII और स्ट्रॉन्ग हैंड्स, ये 4-5 जो है वो मिलके 70% से ज़्यादा होने चाहिए और पब्लिक के पास 30% होगा तो चलेगा। 10% से कम है तो बेस्ट है। देखिए, अभी डाबर इंडिया में सिर्फ 5.48% है, बाकी के 95% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी, मतलब स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जा सकती है। तो मेनली हमें इतना देखना है। तो हमने क्या क्या देखा, ROCE 20 से ज़्यादा चाहिए, ROE 15 से ज़्यादा चाहिए। ROE से ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन ROCE से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। प्लेज परसेंटेज 0 या तो 10% तक चलेगा। देन नेक्स्ट पे मीडियन PE से करंट PE नीचे चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, OPM, नेट प्रॉफिट और EPS इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। बैलेंस शीट में रिजर्व बढ़ना चाहिए, बोरोइंग घटनी चाहिए। कैश फ्लो में एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पॉजिटिव में चाहिए। इन्वेस्टर में स्ट्रॉन्ग हैंड्स, प्रमोटर, FII, DII और HNIs, वो सब मिला के 70% या उससे ज़्यादा चाहिए। और जो वीक हैंड्स है वो 30% या उससे कम हो गए तो ओके है। तो आपको इतना
देखना है, किसी भी कंपनी को एनालाइज आप करोगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, तो इतने पॉइंट्स तो हमको देखने ही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो फेयर वैल्यू है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसको स्क्रीनर में कैसे ऐड करते हैं। सो फेयर वैल्यू हमें जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अभी जो प्राइस पे चल रहा है वो उसके लिए ओके है, उसके ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर से पता चलेगा। ये जो फेयर वैल्यू है वो कंपनी के प्राइस की असली वैल्यूएशन दिखाएगा, राइट। उसकी जो असली मतलब क्या बोलते हैं उसको, कितनी होनी चाहिए उसकी वैल्यू, वो दिखाएगा। तो डाबर इंडिया में इसकी करंट मार्केट प्राइस अभी 515 चल रही है, 515, और फेयर वैल्यू भी 515 है। इट मीन्स इट इज़ ओके, फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा है तो बाय करने लायक है। अगर ये 400 चल रहा होता डाबर इंडिया का करंट मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू 500 होती, तो इसका मतलब ये फेयर वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वो फेयर वैल्यू तक तो जा ही सकता है, राइट। इससे उल्टा अगर ये फेयर वैल्यू 500 है और करंट मार्केट प्राइस 1000 है, तो वो फेयर वैल्यू उसकी असली औकात 500 रुपये की है, लेकिन वो अभी 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब उसके डाउन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऊपर से आप अभी इतना समझ रहे थे, इतना काफ़ी है कि फेयर वैल्यू हमें एक ऐसी वैल्यू दिखाता है कि जहाँ पे स्टॉक की प्राइस को होना चाहिए, राइट। अभी हम देखेंगे कि हमें स्क्रीनर में इसको कैसे ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे एडिट रेशियो में जाना है। एडिट रेशियो में सबसे नीचे आप जाओगे तो क्रिएट न्यू रेशियो आएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया है, इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो आपको क्रिएट न्यू रेशियो करना है। रेशियो नेम में हम लिखेंगे फेयर वैल्यू, शॉर्ट नेम में भी हम लिखेंगे फेयर वैल्यू। ये ऑप्शनल है तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। फॉर्मूला में हमें लिखना है EPS लेटेस्ट क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग। EPS लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4 इंटू प्राइस टू अर्निंग, इतना आप फॉर्मूला में डालोगे। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे फेयर वैल्यू लिख दो, चलेगा। इतना लिख के आपको शो प्रीव्यू करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इतना आपको ऐड करना होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आप फेयर वैल्यू स्क्रीनर में ऐड कर सकते हैं। अब हम तीसरा पोर्शन देखेंगे साइक्लिकल का। वी शुड अवॉइड साइक्लिकल स्टॉक्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये थर्ड पार्ट है वीडियो का, कि साइक्लिकल स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स एसेंशियल डेली नहीं है, रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। डिमांड राइजेज ड्यूरिंग एक्सपेंसन, जब इसका एक्सपेंसन होगा तब भी इसकी डिमांड राइज होती है। और प्राइस है वो कमोडिटी लिंक है, जो कमोडिटीज़ है हमारी उसके साथ इसकी प्राइस लिंक है। सो ये बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है, कोई सीज़न में कोई स्टॉक चलेगा, कोई सीज़न में नहीं चलेगा। सो साइक्लिकल स्टॉक्स में टाइमिंग और एंट्री प्राइस बहुत मैटर करते हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हो तो। लेकिन एज अ ट्रेडर हमें इसको वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम अवॉइड नहीं करेंगे, हमें उसका क्वार्टर्स देखना होगा साइक्लिकल स्टॉक का। जैसे कि सीमेंट स्टॉक है, राइट, दैट इज साइक्लिकल स्टॉक। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से स्टॉक उसमें आते हैं। सॉरी। सो सीमेंट स्टॉक है, तो सीमेंट स्टॉक का प्राइस कब कब बढ़ेगा, तो वो उसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर से हमें आइडिया आएगा। तो एज पर स्ट्रेटेजी हमें बाय तो करना है, लेकिन क्वार्टरली जो रिजल्ट आएंगे उसको भी हमें कंसिडर करना है। कि जैसे कि ACC का स्टॉक है, सीमेंट स्टॉक है, तो ACC का स्टॉक कौन से क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देता है, तो अगर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज पर स्ट्रेटेजी वो क्वार्टर में बन रही है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन ऑफ सीजन में अगर आप ACC के स्टॉक को बाय करके बैठोगे तो आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल स्टक हो जाएगा। तो ऐसा छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपका कैपिटल रोटेट होते रहेगा। सो कुछ साइक्लिकल स्टॉक्स के एग्जांपल मैंने निकाल के रखे हैं आपके आइडिया के लिए। सो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड की है, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन जो मेन है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टील इंडस्ट्रीज, उसमें एग्जांपल्स है टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, NMDC। इतने स्टॉक्स है, ये पूरे साइक्लिकल है। वाई साइक्लिकल क्यों है?
सो मेटल प्राइसेस डिपेंड ऑन ग्लोबल डिमांड, इंफ्रा, रियल एस्टेट, ऑटोस, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगी। जब ये सब में बूम आएगा तभी ये सब स्टॉक्स चलेंगे। तो अगर आप ऑफ सीजन में इसको बाय करके बैठेंगे तो ये मूव नहीं करेंगे, साइडवेज में चले जाएंगे, राइट। आपका पूरा समय खा जाएंगे, आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। सो अगर ये सब जो है उसकी ग्लोबल डिमांड ज़्यादा है, रियल एस्टेट में अच्छा खासा कर रहा है ये सेक्टर, तो हमें ये सब स्टॉक्स को एज पर स्ट्रैटेजी बाय करना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री, एग्जांपल अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, डालमिया। एसीसी में एज पर स्ट्रेटेजी अभी ट्रेड बना है, राइट, रेंज बाउंड है, इसमें 10 का दम भी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी से अप्लाई है, लेकिन ये हिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, अभी आगे चल के चलेगा। तो इसके लिए आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाना पड़ेगा, कौन से क्वार्टर में ये अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। ये सब थोड़ा सा डीप एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ये साइक्लिकल क्यों है? सो डिमांड टाइड टू कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग बूम, गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंड, ये सब जब चलेंगे तभी हमारे सीमेंट वाले स्टॉक चलेंगे। देन ऑटोमोबाइल्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। कंज्यूमर्स बाय व्हीकल्स व्हेन इनकम एंड सेंटिमेंट आर स्ट्रॉन्ग। अभी जो जीएसटी रेट कट आया है, ये वो जीडीपी, ये मतलब जो भी कुछ पैरामीटर्स है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, वो थोड़ा बहुत कंज्यूमर्स को रिलीफ देंगे, तब भी ये सब में बूम आ सकता है, ये सब मूव दे सकते हैं, नहीं तो वो साइडवेज में वहीं पे घूमते रहेंगे। देन कमोडिटी केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात अल्कलीज, एसआरएफ, नवीन फ्लोराइड। वाई दिस आर साइक्लिकल्स? द रॉ मटेरियल प्राइजेस एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट साइकिल हीट अर्निंग्स। ये सब जो अर्निंग्स रहेगी ये सब स्टॉक्स की, वो ग्लोबल एक्सपोर्ट साइकिल के ऊपर डिपेंड है, और जो रॉ मटेरियल इनमें यूज़ होता है उनकी प्राइस भी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये सब माइक्रो एनालिसिस अगर आप करोगे और क्वार्टर रिजल्ट भी एनालाइज करोगे, उसके ऊपर से फिर एज पर स्ट्रेटेजी बाय करना चाहोगे, तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन द नेक्स्ट सेक्टर इज माइनिंग एंड रिसोर्सेज, कोल इंडिया, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, मॉइल, एनएमडीसी। कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट विद ग्लोबल डिमांड, अगर ग्लोबल डिमांड ही नहीं रहेगी तो ये प्राइस इसका मूव नहीं करेगा। देन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, कंटेनर कॉरपोरेशन, शिपिंग, एससीआई लाल, गुजरात पिपावाव, अदानी पोर्ट, टीसीआई एक्सप्रेस, ये सब शिपिंग लॉजिस्टिक के स्टॉक्स है दैट आर ऑल्सो साइक्लिकल। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट सर्च इन इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिकल एक्सपेंशन जब हमें बढ़ेगा तो ही ये सब स्टॉक चलने वाले हैं। कभी कभी बीच में ये चल जाएंगे लेकिन वापस साइडवेज में चले जाएंगे। सो वैसे तो हमें साइक्लिकल स्टॉक को अवॉइड ही करना है एज अ ट्रेडर, लेकिन अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको क्वार्टरली, इनके केस में क्वार्टरली रिजल्ट को देखना पड़ेगा कि कौन से क्वार्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। शुगर स्टॉक्स भी अपने शुगर स्टॉक अभी दिसंबर के बाद अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट, क्योंकि वो शुगर कैन का प्रोडक्शन होगा, ये वो सब चलेगा उसका लाइन। सो इस तरह से थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करने के बाद आप अगर ट्रेड लोगे, एज पर स्ट्रेटेजी हमें ट्रेड लेना है, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका कैपिटल अच्छे से रोटेट होता रहेगा और अच्छे खासे पैसे आप कमा पाओगे। सो साइक्लिकल स्टॉक, उसमें एंट्री बहुत मैटर करती है, आप कब एंट्री लोगे वो। यू बाय व्हेन अर्निंग एंड सेंटिमेंट आर एट द बॉटम ऑफ द साइकिल। सबसे सस्ता कब होगा? जब उसकी सेंटिमेंट्स और अर्निंग्स एकदम कम होगी, तो स्टॉक प्राइस एकदम डाउन होगा, तब हमें बाय करना है। और सॉरी सेल कब करना है? जब उनका मार्जिन एकदम पिक पे होगा। और ये हमें कब पता, कैसे पता चलेगा? उसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करने के बाद, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट what we should consider while fundamentally analyzing any stock. then fair value हमें किस तरह से स्क्रीनर में ऐड करनी थी, और साइक्लिकल स्टॉक किसे कहते हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और कब कब बाय और सेल हम कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और आपको ये कुछ बेनिफिट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।